प्रदेश में जमीन विवाद के निपटारे के लिए सरकार उठा रही बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेज और प्रभावी समाधान के लिए दिए सख्त निर्देश। कांग्रेस ने उत्तराखंड में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सैनिक कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने किया। दो सगे भाई समेत 3 की मौत के मामले में एसआईटी गठित। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिरोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें, कैबिनेट के फैसले से गन्ना किसानों, उपनल कर्मचारियों, किसानों, कर्मचारियों और न्याय व्यवस्था को बड़ी राहत मिली है। साथ ही गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपए की स्टेट गारंटी को मंजूरी दे दी गई है। इससे चीनी मिलें अब आसानी से ऋण ले सकेंगे। साथ ही गन्ने के दाम भी तय कर दिए गए हैं। बता दें, अंगतेकी गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल होगा। बता दें, उपनल कर्मचारियों को भी राहत मिली है। अब 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके करीब 7 से 8 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनडीपीएस और पॉस्को मामले के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में कुल 16 विशेष न्यायालय बनेंगे, जिसमें से 144 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पर्यटन और कृषि क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए हैं। अब होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। वहीं बागवानी मिशन के तहत किसानों को एंटी हेलमेट पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा संस्कृत अकेडमी का नाम बदला जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं के लिए इनामी राशि तय की जाएगी। केदारनाथ में बायोमास से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा और यूसीसी में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के फैसले राज्य के किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और पर्यटन क्षेत्र के लिए अहम माने जा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। ऊर्जा विभाग का है, ये क्वार्टर मद है 2024-25 का जो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 24-25 का जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसको विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति। अगला मद की वन विकास निगम का ये फॉर्मल मद है। ये निर्वाचन विभाग का मद था। इसमें निर्वाचन विभाग में जो प्रमुख निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव और चलिए, इस खबर में आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पुष्कर सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक खत्म हो चुकी है। 19 बड़े फैसलों पर मुहर लग चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जितने भी किसानों के लिए फैसला लिया गया है, यह फैसला जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाएगी? पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट थी, जो 4 बजे शुरू हुई थी और 3 घंटे यानी 3 घंटे ये कैबिनेट बैठक जो है उत्तराखंड के सचिवालय में चली और यहाँ पे जो है 19 प्रस्तावों पे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुहर लगाई है। चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे राज्य कर्मचारियों से संबंधित हो, या जो 10 साल से ऊपर जिन कर्मचारियों ने जो उपनल के थ्रू लगे हैं, या आपका पर्यटन हो, या आपका कृषि बागवानी हो, या गन्ना मूल्य हो,
तमाम सारे 19 प्रस्तावों पे जो है मुहर लगी है। जैसे आपने भी कहा कि किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा, या किसान जो गन्ना मूल्य को लेकर हमेशा जो है विपक्ष जो है लगातार जो है सरकार पर निशाना साधता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो फैसला है, जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है यूसीसी को लेकर भी है, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश जो है भारत विश्व का या भारत का प्रथम राज्य है कि जहाँ पे जो यूसीसी लागू हुआ, इसको भी यहाँ पे मुख्यमंत्री कैबिनेट सुधार में लाया गया है। कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव लगातार से मुख्यमंत्री, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे आपका होम स्टे हो, चाहे आपका जो है किसानों से संबंधित हो या बागवानी हो, क्योंकि पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में छोटी छोटी बागवानी जो किसान करते हैं, और जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है, इन काश्तकारों को जरूर से फायदा होगा। हालांकि अगर मैं मैदानी क्षेत्रों के किसानों की बात करूँ, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो गन्ना मूल्य नहीं मिल पाता है, उस मूल्य को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में रखा है और इस पर चर्चा भी हुई, क्योंकि बड़े चाहे धन सिंह रावत हो कैबिनेट मंत्री, या गणेश जोशी हो, माफ कीजिएगा, गणेश जोशी हो, या आपको सुबोध मीणा, तमाम सारे रेखा आर्य हो जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन मंत्रियों के साथ एक मंत्रणा की गई और प्रमुख सचिव भी इसमें मौजूद थे। हालांकि धरातल पर जिस तरह से आपने बात करी कि कितना फायदा होगा, धरातल पे ये मामला कैसा निकलेगा, कि जो प्रस्ताव जो है किस तरह से अपनी छाप छोड़ेगा, तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो घोषणाएं कल की, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उत्तराखंड में जो रहा है कि उपनल कर्मचारियों को जो है समान कार्य समान वेतन भी इसमें लाया गया है और इस पर भी मुहर लगी है, इसको भी जो है कैबिनेट में पास किया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने जो बेरोजगारों के समय जो रोडों पर निकले थे या जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उनको भी जो है यहाँ पे राहत देने की कोशिश करी है कैबिनेट को लेकर। लेकिन हाँ, हालांकि किसानों को लेकर, होम स्टे को लेकर, अगर मैं केदारनाथ धाम की अगर बात करूँ तो केदारनाथ में जिस तरह से जो रोपे बनने हैं या जो यहाँ पे खरीदे जो पिछले दिनों जो आपदा आई थी, उसको भी जो कैबिनेट में लाया गया है। और अगर जो है पर्यटन के क्षेत्र में बात करी जाए तो पर्यटन का क्षेत्र किस तरह से उजागर होगा, इस पर भी कैबिनेट में जो है फैसला लिया गया है। हालांकि धरातल तक कितना उतरेगा, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं जो वादे हैं लुभाने वाले होते हैं, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि अब जो 2027 में जो है चुनाव भी होना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट है, इसमें 13 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है और किस तरह से काम होगा ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। जी, व्यवस्था को लेकर भी इस बार प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें एनडीपीएस और पॉस्को एक्ट के मामले को लेकर भी विशेष अदालत बनाई जाएगी। ऐसे में जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चल रहा है, उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा इन प्रस्तावों को देखते हुए? उत्तराखंड पहाड़ से लेकर मैदान तक जो लोग जो है सड़कों पे जो अंकिता भंडारी हत्याकांड था, इस पर भी जो है अपराध, यानी कि काशीपुर की घटना आपने भी देखी होगी, किस तरह से किसान ने अपने आप को गोली मारी है। उसके बाद जो है विकास नगर की घटना भी आपने देखी होगी, 3 लोगों ने जो अपने आप जो है यहाँ पे, तो इसको लेकर भी जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी, या आप जो है पॉक्सो एक्ट को लेकर भी कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया, इसमें जो निचली अदालतें भी बनेगी, तो त्वरित कार्रवाई भी होगी। इसका भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे मीटिंग में पहुंचे थे, उनको सख्त से सख्त निर्देश। और हाँ, हालांकि पुलिस प्रशासन को लेकर जिस तरह जो कानून व्यवस्था है, इस पर बड़ा सवाल जो है विपक्ष भी उठा रहा है, आम जनता भी उठा रही है, किसान भी उठा रहे हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुख जो है सख्त था, कि इसे जो है निर्देशित किया गया है कि आपको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करूं तो इसको जो है सीबीआई की जो एसआईटी की कमेटी है, वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस भी कमेटी बना दी गई है। जांच कब तक होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपराध को लेकर जो है सख्त हमको कल कैबिनेट में दिखे और सख्त से सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई ऐसी घटना होती है, या जो घटना काशीपुर में हुई, किसान ने अपने आपको गोली मारी है, उसके बाद जो है तमाम सारे प्रताड़ना वाले जो भी केस होते हैं, इनके लिए जो है निचली अदालतें भी बनाई जाएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से धाकड़ धामी के नाम से मुख्यमंत्री को जाना जाता है, उनके जो फैसले जहाँ यहाँ पे थे कि यूसीसी का, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैसला यूसीसी का है। उसके बाद अपराध गोष्ठी, और 2025 में जिस तरह से जो है नशा मुक्त जो है उत्तराखंड को लेकर जो है कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। लेकिन जब सरकारें आती हैं, सरकारें जाती तो उसके बाद धरातल पर किस तरह का ये काम होगा, किस तरह की अदालतें बनाएगी, किस तरह का ये फैसला देगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये कैबिनेट में जो ये प्रस्ताव लाए गए हैं, इनको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सख्त हमको यहाँ पे देखने को मिले। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य भर में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि विवादों के तेज और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा खुद मुख्य सचिव करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों को चिन्हित कर 1 महीने की समय सीमा के अंदर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विशेष अभियान के पूरे होने तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाया जाएगा। वहीं सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि कानून व्यवस्था भी और मजबूत होगी। एक माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को जो वाद विवाद की स्थिति में भी है उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। ठीक है सर। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। अब इन नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को पार्टी की कार्यशैली और रणनीतिक राजनीति से अवगत कराने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा और उत्तराखंड दोनों राज्य के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। बता दें, शिविर में जिला अध्यक्षों के साथ साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है और यह 22 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति की बारीकियां सीखना है। जिस तरह से जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे 27 ब्लॉकों में, जिलों में यहाँ चला था उत्तराखंड में, और आज हरियाणा में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे अध्यक्ष लोग, तमाम लोग वहाँ शामिल हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले कल में जब वो अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहाँ से जो सीख कर आएंगे उसको धरातल पर इस तरह का काम जो पिछले, मैं समझता हूँ 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार धरातल पर हम वो काम करेंगे और भाजपा को दिखाने का काम करेंगे कि जो लगातार आप पिछले कई सालों से जो बूथ स्तर पर जो गड़बड़ियां आप करते रहे, वो गड़बड़ियां इस बार आप नहीं कर पाएंगे। और चलिए खबर आ रही है खटीमा उधम सिंह नगर से, जहां सीमांत क्षेत्र खटीमा में अमाऊ में सेना दिवस का आयोजन पूर्व सैनिकों द्वारा बड़े हर्षोल्लास और सम्मान के साथ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रहे। उन्होंने शहीदों की स्मृति में दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। इधर कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा वीर नारियों को कंबल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आयोजन को सफल बनाने वाले पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को सेना दिवस की बधाई दी और साथ ही शुभकामनाएं दी। इधर मुख्य अतिथि ने आश्वस्त किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा पूर्व सैनिकों की मदद के लिए तत्पर रहेगा। वो बताना चाहता हूँ कि आज सेना दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर और हमारे सैनिक कल्याण संगठन के द्वारा सामूहिक रूप से आज सेना दिवस
मनाया गया। सेना दिवस के अवसर पर हमारी जो माननीय नालसा के द्वारा वीर परिवार सहायता योजना 2025 लॉन्च की गई है, उसके बारे में हमने हमारे सैनिक परिवार के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उन्हें सबको जानकारी दी गई है। तो मैं आप सभी के चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस सेना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हो। आज यहाँ हमारा हर साल की तरह इस साल भी हम सेना दिवस मनाते हैं। सेना दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि जो हमारे देश की वीर नारियाँ हैं, वीरों ने, जो हमारे वीरों ने देश के लिए शहादत हुए हैं, उनको याद करने के लिए ये हर साल हम यहाँ पर सेना दिवस मनाते हैं और जो हमारे यहाँ पर वीर नारियाँ हैं उनको सम्मानित करते हैं। आज हमारे जिला प्राधिकरण जज साहब द्वारा भी यहाँ पर हमारे वीर नारियों को सम्मानित के लिए किया गया था। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है जिला जज। चलिए खबर आ रही है देहरादून से, जहां देहरादून के राजस्व क्षेत्र अंतर्गत बुट गांव में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत के मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप ने इस मामले की जांच के लिए एसपी देहात पंकज गौरोला की निगरानी में एसआईटी बनाई। इस टीम ने विकासनगर सीओ भास्कर लाल शाह और थाना प्रभारी विनोद गुसाई को भी शामिल किया है। बता दें, हैरानी की बात यह है कि घटना को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक राजस्व पुलिस और नियमित पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिली है, जबकि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 को देहरादून जिले के राजस्व क्षेत्र त्यूणीन में एक पुरानी इमारत के कमरे से राज मिस्त्री का काम करने वाले 2 सगे भाई समेत 3 लोगों के शव बरामद हुए थे। इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वहीं मृतकों के परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में उन्हें गुमराह किया गया। परिजनों का कहना है कि आईजी गढ़वाल से मिलने के बाद एसआईटी का गठन हुआ और वे इस पूरे मामले को सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं। इस मामले में एसपी देहात पंकज गौरोला ने बताया कि न्यायालय से बिसरा जांच की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि मृतकों के बिसरा को एफएसएल पंडितवाड़ी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच टीम जल्द ही घटनास्थल का मुआयना करेगी और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का काफी हद तक खुलासा हो सकता है। था, लेकिन जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है तो तीनों जिस हिसाब से उनको सोना चाहिए था, गैस रिसाव से यदि मरते तो साइलेंट मरने चाहिए थे, बेड में जैसे सोए थे वैसे मरने चाहिए। लेकिन उनकी डबडी एक को तो दरवाजे के पास फेंक रखा था और एक को इधर को, एक को इधर को, उल्टा सुल्टा फेंक रखा है। और उनके शरीर में जैकेट तक नहीं उतरे थे, 2 लड़कों के जैकेट भी पहने थे। क्या 1 बजे रात तक जैकेट क्यों नहीं खोलना था उन्होंने? वो तो सो जाना चाहिए था उन्हें। सोते तो साइलेंट मरते, हमें लगता है चलो गैस रिसाव हुआ। लेकिन जिस हिसाब से चोटें लगी है, वहाँ पे ब्लड है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड है, उसकी वीडियोस फुटेज है, सब कुछ है। जो है काम कर रहे थे वो तो 15 दिन हो गए थे काम करके, 15 दिन मिल गए थे। शक तो अभी तक किसी को नहीं आया। क्या लग रहा है कि आपकी आखिरी बातें कब हुई थी? मेरी 6 को हुई थी। तो क्या कुछ बोला कि कोई डरा रहा, धमका रहा किसी प्रकार? हाँ जी, बस शाम को रात को उसको कॉल किया मालिक को, हमारे को कोई बार से डरा धमका रहा है और 16 कॉल किया, उसने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की है। ये घटना 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। देवनाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुँचे काम पर तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम। चलिए खबर आ रही है नैनीताल से। नैनीताल के पहाड़ों में इस बार बरसात और बर्फबारी नहीं होने से सूखी ठंड, बीमारियों और जंगल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालात को लेकर अब विशेषज्ञ भी चिंता जता रहे हैं। बता दें, सरोवर नगर नैनीताल में पिछले 4 महीनों से ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी, जिसके चलते हर तरफ सूखे हालात देखने को मिल रहे हैं। नैनीताल झील के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 15 जनवरी तक झील का
जलस्तर 84 फीट 3 इंच था, जबकि 15 जनवरी 2026 तक यह घटकर 83 फीट 7.5 इंच रह गया है। यानी बीते साल के मुकाबले 7.5 इंच की कमी दर्ज की गई है। अगर बारिश के आंकड़े की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 2133 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 2344 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 211 मिलीमीटर ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद सर्दियों में बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे हालात बने हुए हैं। सूखे की वजह से प्राकृतिक जल स्रोतों पे भी असर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सूखी ठंड के कारण अस्थमा के मरीज, बुजुर्ग और छोटे बच्चे बुखार, खांसी और सर्दी जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथ ही सूखे के कारण जंगलों में आसानी से आग लग रही है, जिसके कारण जैव विधिवत से वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। इधर डीएसबी कॉलेज के विभाग के प्रोफेसर ललित तिवारी ने बरसात, बर्फबारी और नमी की कमी को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सूखी ठंड का पर्यावरण पर सीधा असर पड़ रहा है। कोहरे का प्रभाव अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में भी देखने को मिल रहा है। सूखे के कारण जंगलों में आग जल्दी लग रही है, जिससे जैव विविधता और वन्यजीव दोनों प्रभावित हुए हैं। ये है कि इस साल जो हमारा लेवल है झील का, लास्ट ईयर हमारा 7.5 इंच कम है। पिछले साल आपका 24 में जो है 15 जनवरी 25 में आपका 84 फुट 3 इंच रहा है, जो कि इस समय 83 फुट 7.5 इंच है। क्योंकि बारिश ना होने से, क्योंकि पानी यूज तो बराबर हो रहा है, पीने के पानी की लिफ्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये कम ही होता है। अगर बरसात नहीं होती है तो ये गिरता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी अपना 1.5-2 इंच पर डे हमारा लगभग गिरता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि नैनीताल में ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, बर्फबारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ड्राई कोल्ड हो रहा है नैनीताल में। उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट हैं, जो पहले से सांस के मरीज हैं, सीओपीडी के, अस्थमा के, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों में भी फीवर, कफ और कोल्ड जैसी दिक्कत आ रही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ठंड से बचना पड़ेगा, है ना। और सुबह और शाम को जो लोग वॉक करते हैं वो दिन में, दोपहर में धूप में वॉक करें। समय है और कोई आपको मॉइस्चर नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठूकी ड्राई कोल्ड जिसको हम कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। बारिश नहीं हुई 4 महीनों से और बर्फ़ नहीं गिरी है। इसके जो हमारे उत्तराखंड सहित हिमालय के पहाड़ हैं वो सूख रहे हैं। सूखने के साथ साथ आग का खतरा नज़र आ रहा है। आग का खतरा होने के साथ जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है। जैव विविधता में कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आपके फोटोसिंथेसिस। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर आ रही है, जहां रेंजर्स ग्राउंड में विक्रम वाहनों और उनके चालकों का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान सोमवार तक जारी रहेगा। पहले दिन कुल 142 विक्रम वाहनों और चालकों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों की फिजिकल जांच के साथ चालकों के दस्तावेज भी देखे गए हैं। जिन चालकों के दस्तावेज सही पाए गए उन्हें परिचय पत्र दिए गए और वाहनों पर स्टिकर लगवाए गए हैं। जांच में 5 विक्रम वाहन अनफिट पाए गए हैं। शहर के सभी 514 विक्रम वाहनों का यह सत्यापन अभियान अनिवार्य होगा। चलिए खबर आ रही है नैनीताल से, जहां जागेश्वर से शुरू हुई भारत शुद्धिकरण यात्रा नैनीताल पहुंची है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नैनीताल के बाजार में यात्रा के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इस बात से नाराज होकर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त और उनके समर्थक पंथ पार्क में धरने पर बैठ गए। इधर एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने अपनी यात्रा पंथ पार्क में स्थगित कर नैना देवी मंदिर के दर्शन करने का फैसला किया। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त ने कहा कि सनातनियों ने भारत को जिहाद मुक्त करने के साथ साथ शुद्धिकरण संकल्प लिया है। पहले चरण की यात्रा जागेश्वर धाम से नैनीताल तक पूरी हुई है, जबकि दूसरे चरण में दिल्ली को शुद्ध करने की योजना है। यात्रा भारत शुद्धिकरण यात्रा है। हम भारत शुद्धिकरण यात्रा के माध्यम से जिहाद मुक्त भारत का संकल्प लेकर चले हैं और ये यात्रा देवभूमि उत्तराखंड के विश्व विख्यात परम धाम
जागेश्वर धाम से प्रारंभ की गई। जागेश्वर धाम से हमारे साथ पुजारी जी, महामंडलेश्वर लाल बाबा जी और भंडारी बाबा, सभी संत हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं, सनातनियों को बता रहे हैं कि जिहाद क्या है, जिहाद के स्वरूप क्या क्या है, किस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, थूक जिहाद, मलमूत्र जिहाद, मतलब इतनी गंदगी परोसी जा रही है, क्या कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? जब इन स्थिति को देखा, इन परिस्थितियों को देखा, हमने इस चीजों को भापा, तो आज संत सड़कों पर ये उतर कर आए कि हम सब लोग मिलकर जन जागरण करें और इस जिहाद से मुक्त अपने सनातनियों को कराएं, अपने भारतवासियों को कराएं, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल सनातनी पीड़ित होता है, भारत में रहने वाला हर नागरिक इनकी जिहादी मानसिकता से पीड़ित है। हम इस जिहादी मानसिकता को समाप्त करके भारत को पुनः उस भारत का बनाना चाहते हैं जो भारत राम का था, जो श्याम का था, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था, जो भगत सिंह का था। आज उस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड ने नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में हिमालय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि अब प्रदेश की उद्योग समर्थक नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में निर्णायक साबित होगा और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में मजबूती के स्थापित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नीति आयोग के तैयारी सूचकांक में निर्यात के उत्तराखंड को हमारे जो ऐसे हिमालयन राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में तैयारी सूचकांक पहले नंबर उस इंडेक्स में हमारा आया है। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार जो भारत सरकार के नियम हैं या नीतियां हैं, उन सभी को धरातल पर उतार रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड आज कई मामलों में देश के जो चलिए खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां शांति कुंज में आयोजित होने जा रहे शताब्दी वर्ष के भव्य समारोह को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। देश के केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अन्य वीवीआईपी अतिथियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने स्वयं सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो। इधर कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और हर जगह निगरानी रखी जाएगी। शांति कुंज के इस स्थापना दिवस और अन्य कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके दृष्टिगत एक वृद्ध कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है और पिछले 20 दिन से इसमें लगातार सुरक्षा के दृष्टिगत भी हम लोग अलर्ट रहे हैं। आगामी 19 तारीख के बाद 19 से 22 तारीख के बीच में कई महत्वपूर्ण डिग्निटरीज का आना होगा। उसके अनुरूप जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका एक हम लोगों के द्वारा असेसमेंट किया गया है और आवश्यक पुलिस बल की मांग भी इसमें की गई है। कुछ हमारे स्तर से भी जनपद स्तर से लगाया जाएगा। तो किसी भी तरीके की कोई भी जो भीड़ प्रबंधन है या ट्रैफिक नियंत्रण है उसके लिए हम लोग उत्तराखंड में सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद करेंगे, बता दें, जबकि इसमें एसपी चंपावत अजय गणपति, सीओ टनकपुर वंदना वर्मा, निरीक्षक दीवान सिंह और उपनिदेशक मनीष शामिल होंगे। एसआईटी को आत्महत्या से जुड़े पहलुओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच पर दबाव ना पड़े इसलिए बाला पुलिस कर्मियों को गढ़वाल रेंज के चमौली और रुद्रप्रयाग जनपदों में स्थानांतरित किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि तथ्यों की गहन जांच के बाद नियमानुसार वैधिक कार्रवाई की जाएगी।
एसआईटी मृतक सुखवंत सिंह के वीडियो संदेश और ईमेल शिकायत की भी जांच करी जाएगी, जिसमें स्थानीय लोगों और पुलिस के कुछ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री सुखवंत सिंह निवासी पैगा जनपद उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भरणे आईजी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, जिनमें एसपी चंपावत श्री अजय गणपति, सीओ टनकपुर सुश्री वंदना, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट तथा एसआई मनीष जनपद चंपावत को शामिल किया गया है तथा एसटीएफ की टीम भी इनके तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद रहेगी। जनपद नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।